हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, तो उसमें हम लोग काफी टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। और आज हम लोग कुछ नए टॉपिक को देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का जो अगला टॉपिक है, यहाँ पे जरा देख लिया जाए क्या है कि एक समान रूप से आवेशित लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके कहने का मतलब क्या है, हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले क्या हैं कि मतलब अगर कोई लंबा तार एक समान रूप से आवेशित है, मतलब उस पर आवेश है, अब वो आवेश चाहे प्लस हो और चाहे माइनस हो, तो यानी इसके कारण इसके निकट किसी भी बिंदु पर, यहां कहीं पे भी, यानी यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब कि अगर यहां पे कोई एकांक आवेश अगर रखा होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, एकांक आवेश, तो ये आवेशित तार इस पर कितना बल लगाएगा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक से अगर आप जानेंगे तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि प्रति कूलाम पर लगने वाला बल, वैद्युत बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी ये जो आपका एक समान रूप से आवेशित तार है वो अपने निकट किसी बिंदु पर कितने पावर से वैद्युत बल लगाएगा, तो ये चीजें होती हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो अब जरा इसको बात करने से पहले कुछ चीजों के बारे में हमें जानना होगा। तो अभी तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले क्या हैं और किसकी सहायता से करने वाले हैं, गॉस की सहायता से। किसकी सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको जानने से पहले कुछ चीजें बता दूं जो कि आपको यहां पे जरूरत पड़ेगी। क्या है कि हम लोगों ने बात किया था ना वैद्युत फ्लक्स के बारे में, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, जिसको हम लोग फाई ई से लिखते हैं, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अगर एरिया स्मॉल है, जहां ए क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा जो है कोण है, ई और ए के बीच का कोण है। अगर एरिया स्मॉल है, स्मॉल एरिया है यानी डीए है, ए तो वही रहेगा, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला यानी ये डी फाई ई, ठीक है, स्मॉल एरिया के लिए आपका ये हो जाएगा, और ये कॉस थीटा। ठीक है, यानी डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट डी ए। तो ये वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला तो जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, अगर हम लोग बात करें वैद्युत फ्लक्स के बारे में तो क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, यानी किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, कौन सी बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं। थोड़ी सी गर्मी वाली इशू है,
तो क्या है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पूरे डिटेल में हम लोग बात किए हैं, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा, ठीक। और वैद्युत बल रेखा भी मैंने बताया था कि अगर कोई आपका ये प्लस चार्ज अगर है, प्लस चार्ज है, तो इसके समीप कोई एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, तो वो एकांक धनावेश को जब ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो ऐसे भगेगा, यहां रखेंगे तो ऐसे भगेगा, यहां रखेंगे तो ऐसे भगेगा। तो यही जो रास्ता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी एकांक धनावेश, जिसपे स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक। हमारा जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे हम लोग आते हैं कि डेरिवेशन क्या कहता है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका, चलिए मैं फिगर इधर बना लूं ताकि हमें इसकी जरूरत जब भी पड़े हम इसका यूज कर पाए। ये देखिए, ये कोई आपका लंबा तार हो गया जो कि मैंने ब्लू लाइन से बनाया हुआ है, और इस पर आपका, इस पर धनावेश एक समान रूप से फैला हुआ है, धनावेश जो है समान रूप से फैला हुआ है, ठीक। और हाँ, इसको बताने से पहले एक चीज और बता दूं आपको, गॉस के प्रमेय के बारे में। किसके बारे में, गॉस का प्रमेय, इसी का आप यूज करने वाले हैं। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से, अब बंद पृष्ठ चाहे गोल हो, चाहे घन के जैसा हो, चाहे घनाभ के जैसा हो, या फिर बेलनाकार हो, अब कहां पे आकृति कैसी होगी वो अभी हम आपको बताऊंगा। तो गॉस का प्रमेय कहता है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं, मतलब इस बंद पृष्ठ के भीतर अगर Q आवेश है तो बल रेखाएं निकल रही होंगी, और उस बल रेखाओं का मान या गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, जिसको हम लोग वैद्युत फ्लक्स भी कहते हैं, फाई ई, उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q इसके द्वारा जो घिरा आवेश है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस का थ्योरम है, गॉस का प्रमेय है, ठीक। और गॉस के प्रमेय में एक चीज आपका जरूरी है, क्या होगा, बंद पृष्ठ, क्या होगा, बंद पृष्ठ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि ये आपका एक तार हो गया, ठीक है। ये गॉस का प्रमेय जो भी था मैंने पूरा डिटेल में बात किया है पिछले क्लास की वीडियो में, तो आप लोग उसे जरूर देख लें ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। जब भी आप अगली क्लास को देखा करो ना, उसके पीछे वाले वीडियो को जरूर आप देख लिया करो, ताकि आपके दिमाग में जो आप नया पढ़ रहे हो वो पूरी अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाए और आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो ये एक तार हो गया जो एक समान रूप से आवेशित है, धनावेशित है। अब हमें इसके कारण जो है, इसके कारण R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जहां पे हमें क्या पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे गॉस का प्रमेय इस्तेमाल किया जाएगा। गॉस के प्रमेय में एक शब्द आता है बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ यहां पे लेना पड़ेगा। अब बंद पृष्ठ यहां पे गोल नहीं लेंगे, और आपका हम लोग गोल नहीं ले सकते हैं। किस तरीके का लेंगे, किस आकृति का होगा, आयताकार भी नहीं होगा, कैसा होगा, बेलनाकार, ठीक है। अगर छड़ आपका खा पी के मोटा हो जाए तो कैसा, यानी छड़ को कवर कौन कर सकता है, बेलनाकार आकृति। तो यहां पे हम लोगों ने इसी R त्रिज्या का क्या किया, इसी R त्रिज्या का हमने एक बेलनाकार बंद पृष्ठ बना लिया। अब यहां पे आप देख रहे होंगे ये बंद पृष्ठ मैंने बना लिया, ठीक है। ये आपका बंद पृष्ठ हो गया, ठीक। इसी बंद पृष्ठ को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी बंद पृष्ठ को हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। यानी एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, जो कि हमारे डेरिवेशन गॉस के प्रमेय को यूज करने की एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो अब देखिए
अब अगर हमें बात करना है कि यहां से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या फ्लक्स का मान क्या होगा, तो बड़ा ही सिंपल सी कि इधर से जाने वाली, फिर इधर से जाने वाली, फिर इधर से जाने वाली, तीनों को हम निकाल लें और तीनों को जोड़ दें, वही हमारा क्या हो जाएगा, वहीं से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि यानी क्या करना है, ठीक है। तो जो फ्लक्स का मान निकल करके आएगा तो देखिए क्या होगा, यानी पूरे आपके जो गॉसियन पृष्ठ से है, तो इसको लगाने से पहले जरा हम कुछ बातें कर लें, ठीक है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आपको जो है एरिया यानी क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा एरिया, छोटा सा पृष्ठ ले लिया, उस गॉसियन पृष्ठ पे छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे धन आवेश के कारण क्या होगा, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर, यानी ये ई हो गया, ठीक। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा क्या होगा, यही है आपका तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल की दिशा। और ये स्मॉल एरिया लिया हुआ है, पूरा ए है, छोटे वाले को डी से लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों समान दिशा में, तो यहाँ पे जानते हैं थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 0 डिग्री। क्या बनेगी, 0 डिग्री, ठीक। अब अगर हम बात करें इस वाले तल पे, यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी ई तो इधर ऐसे बन गया, ई ऐसे बन गया, लेकिन अब देखिए ये है ना, तो क्या होगा अगर आप यहाँ बात करेंगे ये, तो तल के लंबवत ऊपर की ओर, यही तो है क्षेत्रफल की दिशा, तल के लंबवत ऊपर की ओर, तो तल के लंबवत ऊपर की ओर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी ए दिख रहा है। हाँ, थोड़ी सी लाइट की साइनिंग प्रॉब्लम होगी, मैं वहां पे आपको बोल दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो चीजों को समझने में। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू कितना बन रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर, यानी ये आपका ई हो गया। और जब यहाँ बात करेंगे तो आप मेरी हथेली को देखिए, ये वाला इसका जो बेलन का आधार है, तो तल के लंबवत बाहर मतलब यानी ये आपका, यानी यहाँ जो बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एरिया होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ बातें यहाँ पे हुई, ठीक। मतलब यहाँ भी आपने कोई छोटा सा एरिया लिया हुआ है और यहाँ भी आपने कोई छोटा सा एरिया लिया हुआ है और इन तीनों जगहों पे बात कर लिया। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला या बंद पृष्ठ से, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, देखिए, यानी इधर पूरे से इधर की अगर मैं बात करूं तो देखिए अभी मैं क्या लिखूंगा कि वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस वेक्टर ई डॉट डी ए, ये मैंने 3 बार लिख दिया, ठीक है, 3 बार लिख दिया। ये आपका छोटे से एरिया के लिए इधर वाले, यहाँ के लिए पूरे से निकालने के लिए इधर वाले पूरे का निकालने के लिए, फिर इधर वाले का निकालने के लिए हम करते हैं समाकलन। क्या करते हैं, समाकलन। तो ये मैंने 3 बार लिख दिया। अब इस 3 बार का मतलब है क्या,
ये किसके लिए है? अगर मैं बात करूं तो ये आपका किसके लिए है? बेलन के कौन से हिस्से के लिए? वक्र पृष्ठ के लिए। किसके लिए? वक्र पृष्ठ के लिए। ये आपका जो ऊपरी तल है, यानी ऊपरी तल के लिए, ऊपरी पृष्ठ के लिए, ऊपरी पृष्ठ के लिए। और ये वाला जो है आपका किसके लिए? निचले पृष्ठ के लिए, जो बेलन का निचला वाला पृष्ठ है। तो ये आपका टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एरिया से, छोटे से एरिया से केवल इतना, और समाकलन कर देंगे तो इधर पूरे की बात होगी, पूरे की बात होगी। फिर ये ऊपरी पृष्ठ के लिए, ये छोटे से एरिया के लिए था, और समाकलन कर देंगे तो ये पूरा पूरा, फिर ऐसे ही यहां पे। तो अब ये आपका टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो गई। टोटल फ्लक्स की वैल्यू इसको हम किससे लिखते हैं? फाई ई से। किससे लिखते हैं? फाई ई से। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। आगे अगर आप देखेंगे तो समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक, क्योंकि हमने बताया था आपको ई और डी ए कॉस थीटा, अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया। फिर उसके बाद देखिए यहां पे भी क्या हो जाएगा? ई डी ए। अच्छा, यहाँ पे वक्र पृष्ठ वाले के लिए, वक्र पृष्ठ वाले के लिए कोण की वैल्यू कितनी है? वक्र पृष्ठ वाले के लिए कोण की वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे भी ई डी ए कॉस थीटा। तो ऊपरी पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। प्लस फिर यहाँ पे ई डी ए, और निचले पृष्ठ फिर वही ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे। और इसके लिए निचले पृष्ठ के लिए कोण की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। कितनी डिग्री है? 90 डिग्री, ठीक। तो क्या हो जाएगा? यानी यहां पे आप देखेंगे तो ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा ई डी ए और cos 0 की वैल्यू 1, प्लस यहाँ पे ई डी ए और cos 90 की वैल्यू 0, प्लस क्या हो जाएगा? ई डी ए और cos 90 की वैल्यू 0। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? यहां से आपका क्या आ जाएगा? जरा देखिए तो सही। यानी ये वाली वैल्यू खत्म, ये वाली वैल्यू खत्म, और ये वाली वैल्यू खत्म, तो बचेगा क्या आपका? ई डी ए, ई डी ए। यानी अभी ये कहानी आपका यहां तक पहुंची। ठीक है, चीजें स्पष्ट हो रही हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम होती दोबारा आप उसको देखो, फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिख देना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, बताऊंगा, बट परेशान मत होना आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है कि ये आपका आगे ये लाइन, अब यहां से फाई ई बराबर डी किसके पास लगा हुआ? जिसके पास लगा हुआ वही आपका उसी का समाकलन होने वाला। ई आपका बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया तो आपका ये डी ए, ठीक। एक लाइन में और लिख लू, फाई ई बराबर, देखने में तकलीफ तो नहीं ना होगी, लिख लू। अच्छा, ई देखिए सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर, कई बार मैं बताया होगा, जिन साथी को नहीं पता होगा, जिन भी छात्रों को नहीं पता होगा वो आप इसे याद कर लेना। मैं बता दूंगा एक बार फिर से कैसे होता है, बट अभी याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है? x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर हो जाएगा a। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर a। तो चलिए, तो अब जो है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, यानी ये चीजें निकल करके आ गई, ठीक है। अब मैं जरा इनको हटा दूं ताकि हम आगे बात कर पाए, ठीक है। तो चलिए, तो जो लाइन आई है, लाइन हमारी क्या आई थी? फाई ई बराबर क्या निकल के आ गया? फाई ई बराबर ई ए, क्या आ गया? ई ए, ठीक है। अब यहाँ पे ए कौन सा बचा? कौन सा वाला? कौन सा वाला? अरे ये वाले के लिए, ये वाले के लिए तो 0 आ गया था ना। कौन सा एरिया ये है? ए जो है, अगर ए की बात करें तो ए बराबर कितना? ए जो होगा वो 2 पाई आर एल, यानी ये आपका जो ये गॉसियन पृष्ठ है, या ये जो बेलन बना हुआ है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ, कौन सा? कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ इतना होता है। तो ये रख दो ना, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई और ए की जगह 2 पाई आर एल,
चलिए समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, यानी आपने इतने मेहनत करने के बाद ये चीजें निकाल पाया और कि इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा, E इंटू 2πRL। ठीक है, जहां पे समझ ही रहे हो E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो है, पाई तो पाई है, L क्या है, तार की लंबाई है, और स्मॉल r क्या है, उस तार से उस बिंदु की दूरी जहां पे आपको E फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जरा देखेंगे आप, परंतु गॉस के प्रमेय से अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है भाई, गॉस साहब ने क्या बताया, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बंद पृष्ठ, सिंपल सी बात बोली थी उन्होंने। अब बंद पृष्ठ यहाँ पे कौन सा है, यही तो है जो बेलन जैसा बनाया हुआ आपने। तो इसके भीतर जो टोटल आवेश है, कुल आवेश Q, तो फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया देखिए, मैंने भी एकदम पूरा, मेरी भी कही हुई बातें एकदम 100% सही है। मैंने भी पूरा पैटर्न से चीजें कहा, मतलब आपने ये मेहनत करा, निकाला और सिस्टमेटिक गए हो, तो आपकी भी बातें सही हैं। गॉस साहब जो कह रहे हैं, गॉस साहब की भी बातें सही हैं, उसको भी प्रूफ करके देखा गया था। तो भाई दोनों लोग एक ही बात को कह रहे हो, बस कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो ना तो गॉस साहब गलत, ना ही हम गलत, तो यानी इन दोनों को हम बराबर करके लिख सकते हैं। बराबर करके लिख सकते हैं तो क्या लिखा है बताइए, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, E इंटू 2πRL बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आगे क्या आ जाएगा, E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर, सबको भेज दीजिए उधर, भेज दीजिए, तो 1 अपॉन 2 भी चला जाएगा, पाई भी चला जाएगा, और इस कांस्टेंट को भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, और बाकी Q अपॉन RL, Q अपॉन RL। ठीक है, तो यहां से E बराबर कितना, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखते हैं Q बटे में L और बटा में R, अरे बटे में ये फिर नीचे में आ जाएगा, लिख दूं ऐसा, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं ना, लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे Q अपॉन L, Q अपॉन L क्या होता है, हम लोग पढ़े थे, Q अपॉन L क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। कौन सा, रेखीय आवेश घनत्व। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई L क्या होता है कि अगर आवेश लंबाई पर फैला हो तो वहां पे कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व की बात करी जाती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये लैम्डा अपॉन R, थोड़ा सा ये हमें पूरा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो 2 दूनी 4, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। तो ये आपका रहा कि एक समान रूप से आवेशित लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता